जय हिंद दोस्तों। फिजिकल एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की कुछ श्रृंखला आपके सामने लेकर के आए हैं। प्रश्न तो समान लग रहे हैं लेकिन अक्सर एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न है कि विश्व खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा पूछा गया है कि विश्व खेलों अर्थात अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल स्तर के खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है अर्जुन अवार्ड, दूसरा ओलंपिक अवार्ड, तीसरा पद्मश्री और चौथा ऑप्शन है जैसे ओवेंस अवार्ड। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो अर्जुन अवार्ड है यह इंटरनेशनल स्तर पर विश्व के खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत के खिलाड़ी हैं उनको दिया जाता है। और अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। अभी तक यह पुरस्कार भारत में 2024 तक कुल 967 खिलाड़ियों को दिया जा चुका है। याद करने के लिए आपको याद रखना है कि 1961 में 961 लिखा है, तो 61 को अगर हम 7 बना दें तो इससे दिमाग में आ जाएगा कि 967 खिलाड़ियों को दिया जा चुका है। और एक टीम प्लस एक टीम को दिया जाए। टीम में मतलब जिसमें एक से अधिक खिलाड़ी रहेंगे। तो कौन सा खेल है जो टीम इवेंट में दिया गया है, तो माउंटेरियन टीम है जिसमें टीम इवेंट में दिया गया है। बाकी वैसे देखा जाए तो अर्जुन अवार्ड इंडिविजुअल ही दिया जाता है, व्यक्तिगत खिलाड़ियों को ही दिया जाता है। सिर्फ एक टीम को दिया गया है, वो भी माउंटेरियन टीम थी उसको दिया गया है। ठीक है। और इसमें जो पुरस्कार राशि है वह है 15 लाख, यानी जिसको यह पुरस्कार दिया जाता है इसको 15 लाख पुरस्कार स्वरूप भी दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है ओलंपिक अवार्ड। ओलंपिक अवार्ड की अगर शुरुआत देखी जाए तो यह 1975 में इसकी शुरुआत हुई। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। तो यह विश्व लेवल पर जो भी खिलाड़ी अपने देश में या दूसरे देश के खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक अभियान को बढ़ाने का काम करता है या खेल को बढ़ाने का काम करता है, उन खिलाड़ियों को या व्यक्ति को दिया जाता है। इसमें ये भी जरूरी नहीं है ओलंपिक अवार्ड के लिए कि कोई खिलाड़ी होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो खेल को प्रोत्साहन करता हो या खेल को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हो, उनको यह ओलंपिक अवार्ड दिए जाते हैं। और तो 1975 में पहली बार शुरुआत किया गया था। तो भारत में प्रथम पाने वाले जो व्यक्ति थे या देखा जाए तो 1983 में इंदिरा गांधी को दिया गया था। इंदिरा गांधी को दिया गया था। ठीक है। इंदिरा गांधी को दिया गया था क्योंकि 1982 का जो एशियाई खेल हुआ था उसका सफल आयोजन इनको दिया गया था। अभी 2024 में भी देखा जाए, 2024 में दिया गया है अभिनव बिंद्रा को। किसको दिया है? अभिनव बिंद्रा को दिया। ये भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है। तो विश्व लेवल पर अगर देखा भी जाए तो ये पुरस्कार माना जाएगा विश्व खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में इस समय यही है। इससे बड़ा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में कोई नहीं माना जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम पद्मश्री की भी अगर यहाँ पे चर्चा कर लें तो पद्मश्री पुरस्कार की जो शुरुआत है यह 1954 में हुआ था। खेल के क्षेत्र में अगर देखा जाए, खेल के क्षेत्र में देखा जाए तो यह पुरस्कार 1957 में पहली बार बलबीर को मिला था। किसको मिला था? बलबीर को मिला था, जो हॉकी के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? जो हॉकी के खिलाड़ी हैं। और आगे अगर देखा जाए तो 1959 में मिल्खा सिंह को मिला था। मिल्खा को मिला था। और जो एक एथलेटिक्स खिलाड़ी है
और ज़्यादा करके इन्हीं का पूछता भी है, अभी तक कभी भी पूछा है तो इन्हीं का पूछा है कि कौन सा खिलाड़ी है जिसको यह पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री पुरस्कार। तो 1954 में शुरुआत हुई थी, 57 में हाथ खेल क्रिकेट में पहली बार बलबीर सिंह को मिला है, उसके बाद 1959 में मिल्खा सिंह को मिला है। और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर एक पुरस्कार और आप देख रहे हैं, जयसी वंश पुरस्कार। तो जयसी वंश के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, बहुत ही प्रसिद्ध एथलेटिक खिलाड़ी थी। 1936 में इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीता था, 4 स्वर्ण पदक जीता था रिकॉर्ड के साथ, इसमें 3 विश्व रिकॉर्ड भी थे। तो 4 स्वर्ण पदक 1936 में जीते थे। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, अमेरिका के हैं। और इन्हें ये पुरस्कार स्वरूप इनके नाम पर ये अवार्ड चालू किया गया है, अमेरिका में चालू किया गया है। और कब से चालू किया गया है? 2024 से चालू किया गया है। और यह किन खिलाड़ियों को दिया जाता है? जो 23 साल से कम के खिलाड़ी हों, जो अंडर 23 खिलाड़ी होंगे, 23 वर्ष से कम के खिलाड़ी होंगे, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। और हर वर्ष 2 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार अमेरिकी सरकार देगी। ठीक है, अमेरिकन खिलाड़ी हर साल 2 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। ठीक है, यह अगर इससे प्रश्न आ गया कि जयसी वंश पुरस्कार कब चालू किया गया, तो ये 2024 में अमेरिका के द्वारा चालू किया गया है। उनके यहाँ के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जयसी वंश, उन्हीं के नाम पर यह चालू किया गया। ठीक है, दौड़ कूद के बादशाह भी कहे जाते हैं जयसी वंश। आगे बढ़ते हैं, तो लगभग सभी प्रश्नों के बारे में जान गए होंगे, सभी ऑप्शन के बारे में जान गए होंगे, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार जिसमें ऑप्शन सही है वो बी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे सर्वप्रथम पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अभी इसके बारे में चर्चा भी हो चुकी है। पद्म श्री पुरस्कार 1954 में शुरू किया गया था। पहली बार किसको दिया गया है? पहली बार ये लिखा बलबीर सिंह को दिया गया है। पहली बार किसको दिया है? बलबीर सिंह को दिया है 1957 में खेल के क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन चालू कब किया गया था? तो 1954 में ही चालू कर दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? पद्म श्री पुरस्कार। ठीक है, 1954 में बलबीर सिंह को दिया गया था, लेकिन मिल्खा सिंह को कब दिया गया है? तो 1959 में दिया गया है। वहीं पर अगर पीटी उषा की बात करें तो पीटी उषा को भी मिल चुका है 1984 में। ठीक है, पीटी उषा को भी 1984 में मिल चुका है। और इसके बाद जीएस रंधावा की बात करें तो जीएस रंधावा को भी 2005 कब मिल चुका है? 2005 में, 2005 में इनको भी मिल चुका है। और बीएस चौहान जो डेकाथलॉन के खिलाड़ी हैं, इन्हें नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर इन खिलाड़ियों के सापेक्ष अगर देखा जाए तो कौन है? मिल्खा सिंह है। लेकिन यहीं पर बलबीर सिंह आ जाते, जिनको 1957 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, तो वही माना जाता है। लेकिन यहाँ पे बलबीर सिंह नहीं है। और अक्सर कभी प्रश्न पूछता है तो बलबीर सिंह रहते भी नहीं है, इन्हीं मिल्खा सिंह को ही तब माना जाता है। अगर बाई चांस कभी बलबीर सिंह ऑप्शन में आ गए तो आपको उन्हीं उन्हीं को मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या सही है? मिल्खा सिंह सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और लगभग इसके बारे में भी आप सबको पता होगा कि ब्लैक कार्ड निम्नलिखित में से किन खेलों का विनियामक विकल्प। देखिए, हम कार्ड का प्रयोग करते थे, कार्ड का प्रयोग हम खिलाड़ी को पेनाल्टी के लिए करते हैं। जैसे किसी भी प्रकार का फाउल करता है, अपराध करता है, तो कार्ड दिखा करके एक पेनाल्टी दी जाती है। और जो कार्ड होता है वो सूचक होता है कि वो खिलाड़ी को हम किस तरह का पेनाल्टी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग सभी खेलों में पेनाल्टी दी जाती है, क्योंकि सभी खेलों में जो खिलाड़ी होते हैं वो किसी न किसी तरह की गलतियाँ करते रहते हैं। ठीक है, तो पेनाल्टी दी जाती रहती है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लें कि किस खेल में किस तरह का पेनाल्टी है। आइस हॉकी में देखा जाए तो कोई कार्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक पेनाल्टी बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। पेनाल्टी बॉक्स, इसमें कोई खिलाड़ी यदि किसी तरह का अपराध करता है
तो पेनाल्टी बॉक्स जो बना होता है उसी बॉक्स में खिलाड़ी को भेज दिया जाता है, और इस बॉक्स को फिर उसको क्या कहते हैं, जैसे किसी खिलाड़ी को काट दिया जाता है, लेकिन जब इसमें किसी खिलाड़ी को भेजा जाता है उसे कहा जाता है पेनाल्टी किल। क्या कहा जाता है? पेनाल्टी किल कहा जाता है। तो आइस हॉकी में किसी खिलाड़ी को पेनाल्टी दिया गया तो उसे कहा जाएगा पेनाल्टी किल। ठीक है, उनको पेनाल्टी किल मिला हुआ है। तो कभी ये प्रश्न आ गया पेनाल्टी किल शब्द किस खेल से है, तो आपको क्या लगाना होगा? आइस हॉकी लगाना होगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम तलवारबाजी की बात करें तो तलवारबाजी में भी 3 प्रकार के कार्ड का प्रयोग करते हैं, पीला, लाल और ब्लैक। पीला, लाल और ब्लैक। देखिए पहली बार चेतावनी के लिए पीला देते हैं, फिर 2 पीला बराबर लाल होता है, 2 बार चेतावनी देते हैं, लाल के बराबर हो जाता है। इसके बाद लाल दिखाने के बाद भी अगर कोई अपराध करते हैं तो ब्लैक कार्ड दिया जाता है, तो ब्लैक कार्ड दे करके सीधे क्या करते हैं, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो 3 प्रकार के कार्ड तलवारबाजी में भी प्रयोग किया जाता है। उसी तरह के अगर टेबल टेनिस में देखें तो टेबल टेनिस में 2 प्रकार के कार्ड का प्रयोग करते हैं, पीला और लाल। पीला और लाल कार्ड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए टेबल टेनिस में होता क्या है कि जब पहली बार पीला कार्ड दिखाया जाता है तो इसमें चेतावनी दी जाती है, दोबारा पीला कार्ड दिखाया जाता है तो विपक्षी को 1 अंक दे दिया जाता है, फिर पीला के साथ लाल दिखाया जाता है तो विपक्षी को 2 अंक दे दिया जाता है। ठीक है, दोबारा दिखाने पर 3 अंक दे दिया जाता है। तो इस तरह का ये नियम लागू होता है। इसमें कार्ड दिखाने में क्या करते हैं, विपक्षी को अंक देते जाते हैं। हॉकी में तो लगभग सबको पता ही होगा, हॉकी में जो कार्ड का प्रयोग करते हैं हरा, पीला और लाल। हरा, पीला और लाल। हरा क्या होता है, चेतावनी के लिए होता है, सामान्य जैसे नेशनल स्तर खेले होते हैं चेतावनी होता है, अन्यथा 2 मिनट के लिए बाहर करते हैं। पीला कार्ड में पहली बार 5 मिनट के लिए, दूसरी बार 10 मिनट के लिए बाहर करते हैं। और किसी खिलाड़ी को इसके बाद लाल कार्ड दिखाया जाता है, तो लाल कार्ड ये दिखाया गया तो फिर क्या करेंगे, उसको अस्थायी रूप से खेल से बाहर कर देंगे। वैसे टीम में जैसे कि 11 खिलाड़ी होते हैं, यदि किसी खिलाड़ी को एक खिलाड़ी को लाल कार्ड दिया जाता है तो टीम में तो फिर 10 ही खिलाड़ी खेलेंगे, फिर और उसकी जगह दूसरे खिलाड़ी नहीं आ सकते। ठीक है, तो इस तरह से लाल कार्ड दिखाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन में भी 3 तरह के कार्ड का हम प्रयोग करते हैं, पीला, लाल और ब्लैक। जिस तरह से नियम हम तलवारबाजी में बताए हुए हैं उसी तरह का नियम इसमें भी लागू होता है, और ब्लैक कार्ड इसमें भी सबसे बड़ा होता है। तलवारबाजी में भी ब्लैक कार्ड सबसे बड़ा माना जाता है, और सब खेलों में लाल कार्ड को सबसे बड़ा कार्ड मानते हैं, प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है लाल कार्ड दिखाने से। लेकिन बैडमिंटन और तलवारबाजी में ब्लैक कार्ड दिखाने से खिलाड़ी को बाहर कर दिया जाता है। वैसे भी किसी खेलों में यदि ब्लैक कार्ड है तो ब्लैक कार्ड लाल कार्ड से खतरनाक ही रहेगा, ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न था कि ब्लैक कार्ड का प्रयोग किसमें करते हैं, तो हमें 2 चीजें मिली, एक तो हमें तलवारबाजी मिली और दूसरा बैडमिंटन मिला। इन दोनों ऑप्शन को हम सही कर देते हैं, बी और ई। तो किसमें बी और ई है, तो यहाँ पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक उम्मीद है कोई डाउट आप सबको नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न नंबर 3। ये भी प्रश्न आप सब अब तक पढ़े ही होंगे। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में 3 लैटिन शब्द है, सीटीएस, एलटीएस, फोर्टीएस। इसमें सीटीएस शब्द का क्या है, तो आइए देख लेते हैं इस ओलंपिक मोटो को। ओलंपिक मोटो को आदर्श वाक्य ओलंपिक मोटो। पहले तो यह जो सीटीएस, एलटीएस, फोर्टीएस लिया गया है यह किस भाषा से लिया गया है, यह यूनानी भाषा से लिया गया है, यानी यूनानी भाषा का यह शब्द है। ठीक है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है कह सकते हैं। इसमें सीटीएस, इसके बाद फोर्टीएस, इसके बाद एलटीएस, ये तीनों शब्द
शुरुआत में ये बने, कब बने? 1894 में बनाया गया हेनरी डिजान के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी डिजान के द्वारा, फादर हेनरी डिजान। फादर हेनरी डिजान ने ये शब्द दिए थे, यूनानी भाषा के आधार पर दिए थे, ईटीएस आरटीएस फोर्टीएस। इसका इंग्लिश क्या है? इसका इंग्लिश क्या है? फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। क्या है? फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो यह कौन सी भाषा का है? इंग्लिश का। इसे अगर एक प्रश्न आ जाए, ओलंपिक मोटो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर किस भाषा से लिया गया है? तो इंग्लिश का है। ठीक है, अगर यहाँ प्रश्न आ जाए कि ओलंपिक मोटो सीटीएस आरटीएस फोर्टीएस किस भाषा का है, तो यूनानी भाषा का है। यहीं पे अगर हम हिंदी भाषा ले लें, तो हिंदी में जो है देखा जाएगा फास्टर का हो जाएगा तेज, हायर का ऊंचा, स्ट्रॉन्गर का बलशाली। आप और तेज, आप और ऊंचा, आप और बलशाली। तो शुरुआत में जब ये बना था तो इसमें 3 ही वर्ड थे, सीटीएस आरटीएस फोर्टीएस। बाद में इसमें अगर देखा जाए तो 20 जुलाई 2021, 20 जुलाई 2021 में इसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया। कौन सा शब्द जोड़ा गया? कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर यूनानी वर्ड है, और इसका इंग्लिश जो है टुगेदर। इसका इंग्लिश टुगेदर, और इसका हिंदी क्या है? साथ। ठीक है, साथ। तो इसमें एक शब्द और जोड़ा गया 20 जुलाई 2021 को। तो इस तरह से ये 4 वर्ड हो गए, सीटीएस आरटीएस फोर्टीएस कम्युनिकेटर। ठीक है, तो कम्युनिकेटर को कब जोड़ा गया? 20 जुलाई 2021। तो ये तीनों भाषा यूनानी है, ये तीनों भाषा इंग्लिश है, और ये तीनों भाषा क्या है? हिंदी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना। लेकिन इसमें प्रश्न क्या था कि सीटीएस आरटीएस फोर्टीएस में सीटीएस शब्द का अर्थ क्या है? सीटीएस का अर्थ क्या है? तो तेज। क्या है? तेज। तो अधिक ऊंचा, अधिक शक्तिशाली, अधिक तेज। ठीक है, यहाँ पर क्या माना जाएगा? तेज माना जाएगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन तेज सही करें। ठीक है, चलिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप सबको। इसका कोड भी पहले बना था, कैप के नाम से याद किया जाता था। ये खत्म हो जाता था सीटीएस आरटीएस फोर्टीएस, उसके बाद कुछ चीज जोड़ दिया गया कम्युनिकेटर। ठीक है, इस तरह से भी आप सब याद कर सकते हैं। बाकी हिंदी में तेज करके था, इस तरह से आप कोड बना के याद करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इनसाइड लर्निंग थ्योरी। इनसाइड लर्निंग थ्योरी, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ठीक है, इनसाइड लर्निंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसमें पूछा गया है। तो अधिगम के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। कोहलर ने दिया। ठीक है, इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया? इन्होंने अपना प्रयोग वन मानुष पर, वन मानुष। ठीक है, जिसे चिंपांजी कहते हैं, और इन्होंने उस चिंपांजी का नाम क्या रखा था? सुल्तान। लेकिन कई बार ये भी प्रश्न पूछा था, कोहलर ने जिस चिंपांजी का प्रयोग अपने प्रशिक्षण के लिए किया था उसका नाम क्या था? उसका नाम सुल्तान था। तो इन्होंने सुल्तान नामक बंदर पर अपना प्रयोग किया था। हालांकि साइकोलॉजी में सब चीजें समझाई भी गई है। तो पावलाव का भी कुछ सिद्धांत है। पावलाव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया हुआ है। किसपे किया है? कुत्ता पर किया है। और थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किसपे किया है? इन्होंने बिल्ली और चूहा पर। ठीक है, इसे याद करने के लिए तरीका भी आपको बैठा लेना चाहिए, क्योंकि इन सबका ये पूछ लेता है कि इन्होंने प्रयोग किस पर। तो थॉर्नडाइक में लास्ट शब्द क्या है? का से काइट मीन्स बिल्ली।
इसमें उड़नदुआ रहा है, उड़नदुआ रहा से क्या हुआ, रैट, रैट मीन्स चूहा, इसका मतलब ठंडाई में किसने प्रयोग किया है, काइट और रैट, काइट और रैट में प्रयोग किया है। उसके बाद आता है पौलाव। तो पौलाव से पागल दिमाग में अगर बैठा लगे तो पागल कौन होता है, पागल किसे मानते हैं, कुत्ता ही पागल होता है, बिलार को कभी पागल कहे नहीं होंगे, चूहा को कहे नहीं होंगे, तो कुत्ता पागल होता है, ठीक है। पौलाव पागल, पागल यानी कुत्ता, इन्होंने कुत्ता में प्रयोग किया है, ठीक है। बाकी बच्चे कोहलर, तो कोहलर जो है वनमानव सुल्तान का अपना प्रयोग किए हुए, ठीक है। इनका भी जो फेमस सिद्धांत है जो अक्सर पूछता है, कंडीशनिंग रिस्पांस थ्योरी, कंडीशनिंग रिस्पांस थ्योरी, कंडीशनिंग रिस्पांस थ्योरी पॉलाव का है, और थॉर्नडाइक का स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। ये भी बहुत ज्यादा पूछता है अक्सर परीक्षा के समय, ये दोनों तो बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। और इसमें कंफ्यूजन आ जाता है, कैसे कंफ्यूजन आ जाता है कि ये पॉलाव ने दिया है कि थार्नाई ने दिया है, तो इस दोनों में से एक आप क्लियर कर लेंगे तो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर जैसे सी है, तो सी को अगर आप पा गए तो आप सबके साथ लगा दीजिए, तो सबके साथ सी लगा है, यानी सी के साथ सी है, सी मतलब पॉलाव का है। तो कंडीशनिंग रिस्पांस है जिसमें पहले सी आया है तो किसका रहेगा, पॉलाव का रहेगा। तो दूसरा किसका हो गया, थायराइड का हो गया, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। तो ये भी दोनों बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, जिससे आप क्लियर कर सकते हैं। कंडीशनिंग में पहले सी है तो पॉलाव का, किसी भी थ्योरी में अगर दिखाइए इसमें पहले सी आ जाए, या अनकंडीशनल रिस्पांस थ्योरी है तो भी पॉलाव का है, कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी है तो सी आ गया है तो पॉलाव का, इससे भी आप दिमाग में बैठा सकते हैं, ठीक है। बाकी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है किसका है, कोहलर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जन्मजात प्रेरक नहीं है, जन्मजात प्रेरक नहीं है, ठीक है। अब देखिए प्रेरक क्या होता है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, जन्मजात प्रेरक नहीं है। जन्मजात का मतलब है कि वो चीजें जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, प्राकृतिक मतलब अनुवांशिक, जो चीजें हम माता पिता के लक्षणों से प्राप्त, जो चीजें हमें माता पिता से डायरेक्ट प्राप्त होती है वो क्या होती है, अनुवांशिक। और अनुवांशिक चीजें क्या होती है, वह है प्रेरक में आती है, वो भी चीजें प्रेरक में आती है, वो जन्मजात होती है। लेकिन प्रेरक में अनुवांशिक चीजें भी आती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो अनुवांशिक भी नहीं होती हैं, बाद में उसको पता करते हैं, ठीक है। तो जो चीजें हमें जन्मजात मतलब अनुवांशिक रूप से मिली हैं, जैसे यहाँ पे भूख लगना, क्या भूख लगना हम पैदा होने के बाद सीखते हैं? नहीं, बच्चा जन्म लेता है तभी उसके अंदर भूख की इच्छा रहती है, उसके अंदर भोजन की कमी होगी तो उसे भूख लग जाएगा। तो वह क्या है, वह अनुवांशिक रूप से सीख के आया, इसको कोई पैदा होने के बाद सिखाता नहीं, बेटा तुम्हारे पेट में भोजन न रहे तो भूख लग जाए, क्या कोई सिखाता है, नहीं सिखाता है। तो भूख लगना भी अनुवांशिक है, प्यास, इसी तरह प्यास भी अनुवांशिक है। आदत, क्या आदत अनुवांशिक है, कि तुम्हारे पिता खूब सोते थे, या तुम्हारे पिता सिर्फ टहलना पसंद करते थे, तो क्या आप भी टहलना ही पसंद करेंगे, ऐसा होता हो सकता है, यह पॉसिबल नहीं। देखिए जो आदत होती है ये आदत बाद के वातावरण के अनुसार हमारे ऊपर प्रभावित होती है, तो बाद के वातावरण से या दूसरे से जो चीजें हमें प्रभावित हो रही हैं, बाद में प्रभावित कर रही हैं, वो तो अनुवांशिक नहीं होगी। तो ये जो आदत है ये आपका जन्मजात नहीं हो सकता, बल्कि नीड, जब आपको थकान आएगी, ये भी हमें सीखना नहीं होता है, तो बाद में कोई नहीं बताता है बच्ची तुम थक गए हो सो लेना, ऐसा कोई कहता नहीं। आप थकते हैं स्वयं सो जाते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसे किए हैं, वह गुण हमारे अंदर पूर्वजों से आया हुआ है। आप यदि सोते हैं थकान लगने पर, वह गुण कहाँ से आया है, पूर्वजों से आया है। लेकिन सोना, फिर ज्यादा सोना, सोना तो है लेकिन ज्यादा सोना, दिन भर सोए रहना, ये गुण तो नहीं आते, तो कुछ कभी काल आदत बन जाती है, ठीक है। लेकिन नींद जो है
नींद हमें जो प्राप्त हुई है यह हमें अनुवांशिक रूप से प्राप्त हुई, ठीक है। ये जन्मजात प्रेरक नहीं है, इसमें आदत, क्या नहीं है, आदत, ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया? किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया था? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, फ्रोबेल, वाटसन, वर्दाई। चार ऑप्शन आपके पास है। किंडरगार्टन किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया, ठीक है। तो थॉर्नडाइक तो किए नहीं थे, ठीक है। तो किंडरगार्टन पद्धति का जो विकास है वो फ्रोबेल ने किया था। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जर्मनी के रहने वाले। कब किया था? तो 1940 में किया था, ठीक है। और ये जो पद्धति उन्होंने शिक्षण के लिए प्रयोग किया था, यह पूर्ण रूप से किस पर आधारित है? खेल पर आधारित। किंडरगार्टन पद्धति खेल पर आधारित, खेल के द्वारा सीखना किस पर आधारित है? खेल पर आधारित है। खेल के द्वारा कैसे सीखा जाए, किंडरगार्टन पद्धति उसी पर आधारित है। तो किसके द्वारा किया गया? फ्रोबेल के द्वारा किया गया। याद करने के लिए आप दिमाग बैठा भी सकते हैं। किंडरगार्टन, गार्डन में क्या होगा? पेड़ पौधे लगे, और पेड़ पौधे पर ही फल होगा। फल से फ्रोबल, फ्रोबल का संबंध गार्डन से रहता है, गार्डन में फल मिल सकता है, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हैं कि फ्रोबल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। गति मापन, गति मापन सर्वोच्च रूप से किया जा सकता है। गति का मापन सर्वोच्च रूप से किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है 100 मीटर तेज दौड़ द्वारा, 80 मीटर तेज दौड़ द्वारा, 80 गज तेज दौड़ द्वारा, 50 गज तेज। देखिए जो गति का मापन होता है वह 60 रेसों के द्वारा किया जाता है। 60 रेसों में सबसे अच्छी जो रेस मानी जाती है वह होती है 50 गज दौड़, 50 गज दौड़। तो 50 गज दौड़ नहीं है, वहाँ पर 50 मीटर भी माना जा सकता है। और कभी काल अगर मीटर में नहीं दिया है तो 6 सेकंड की रेस मानी जाएगी, 6 सेकंड की रेस मानी जाएगी। कि गति का मापन 6 सेकंड की रेस के द्वारा भी किया जा सकता है, क्योंकि 6 सेकंड में व्यक्ति 50 मीटर दौड़ सकता है, तो 6 सेकंड भी मान सकते हैं। अन्यथा सर्वोपरि सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो 50 गज माना जाएगा। 50 गज नहीं, 50 मीटर ले सकते हैं। यहाँ पे हम क्या ऑप्शन मिलेंगे? 50 गज, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप सबको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हार्टलेट शरीर में विकसित करता है। हार्टलेट शरीर में विकसित करता है। ऑप्शन है गति को, सहनशीलता को, ताकत को, फुर्ती को। हार्टलेट किसको विकसित करता है? सबको पता होगा, सहनशीलता। किसको विकसित करता है? सहनशीलता, इंडोरेंस। इंडोरेंस को विकसित करने के लिए हार्टलेट ट्रेनिंग की जाती है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम गति को विकसित करने के लिए बात करें, इसमें हमें स्किल्ड रेसें दौड़नी पड़ती है। वेट ट्रेनिंग भी गति को बढ़ाती है। और ताकत, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अगर हम बात करें तो इसमें भी आप वेट ट्रेनिंग का प्रयोग कर सकते हैं। फुर्ती, फुर्ती को बढ़ाने के लिए आप जिग जैग रन, जिग जैग रन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 में है कि स्पीड प्ले का संबंध है, स्पीड प्ले का संबंध है सर्किट ट्रेनिंग से, हार्टलेट ट्रेनिंग से, निरंतर ट्रेनिंग से, इंटरवल ट्रेनिंग। चार ट्रेनिंग इसमें दिए गए। इसका संबंध स्पीड, स्पीड प्ले मतलब किस स्पीड को स्पीड प्ले के नाम से भी, या किस ट्रेनिंग को स्पीड प्ले के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको हम देखेंगे, ठीक है। इसमें जो हार्टलेट ट्रेनिंग है इसी को हम स्पीड प्ले के नाम से जानते हैं। इस ट्रेनिंग को, हार्टलेट ट्रेनिंग को ही स्पीड प्ले के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये जो हार्टलेट ट्रेनिंग है इसका आविष्कार किसने किया था, कब किया था? तो हार्टलेट ट्रेनिंग का आविष्कार गोस्टा होल्मर ने किया। किसने किया? गोस्टा होल्मर ने।
गोस्टा होल्मर ने किया था। ठीक है, कब किए थे? तो 1937 में। ठीक है, 1937 में किए थे गोस्टा होल्मर ने। नेक्स्ट कभी कल आप पाएंगे फिर उसमें, लेकिन यह बुक में एनसीईआरटी में 1937 दिया है, तो इसलिए 1937 मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद सर्किट ट्रेनिंग मॉर्गन एवं एंडरसन ने किया है। मॉर्गन एवं एंडरसन, मॉर्गन एवं एंडरसन ने किया है। ये भी एनसीईआरटी वगैरह के अनुसार 1957 है। यदि 1957 में ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 1953 माना जाएगा, क्योंकि ये तो 1953 देता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, 1957 है तो प्रथम वरीयता 1957 ही देनी। इसके बाद कंटिन्यू ट्रेनिंग, वैसे कंटिन्यू ट्रेनिंग जो होती है ये सहनशीलता को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी ट्रेनिंग भी मानी जाती है कंटिन्यू ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग का जो आविष्कार है अगर देखा जाए तो इसका आविष्कार अर्नेस्ट वेन हाकर ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट वेन हाकर ने किया था। अर्नेस्ट वेन हाकर, अर्नेस्ट वेन हाकर ने किया था। ठीक है, और सहन क्षमता इंडोरेंस, देखिए इंडोरेंस बढ़ाने के लिए तो लगभग चारों काम आए, लेकिन इसमें जो कंटिन्यू ट्रेनिंग है यह इंडोरेंस के लिए सबसे बेस्ट मानी। जब एक प्रश्न आ जाए कि सहनशीलता को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी ट्रेनिंग, सबसे अच्छी ट्रेनिंग मेथड कौन है, वहाँ पर कंटिन्यूअस ट्रेनिंग आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद इंटरवल ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग को भी 1920 में अबवे बिकला ने बनाया। अबवे बिकला कई बार पूछा भी गया, अबवे बिकला। और रेंडले एवं ग्रेसलर अगर आ जाता है, अबवे बिकला नहीं है तो रेंडले एवं ग्रेसलर भी आ सकता है, क्योंकि रेंडले और ग्रेसलर ने 1930 में इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए, तो कभी काल उनका भी ऑप्शन में आ जाता है। अगर अबवे बिकला नहीं है तब रेंडले एवं ग्रेसलर माना जाएगा, दोनों हैं तो अबवे बिकला को ही लगाना है। ठीक है, क्योंकि अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं अबवे बिकला को ही माना गया। तो इसमें इसकी प्ले का संबंध किससे है? फार्टलेट ट्रेनिंग से। सर्किट ट्रेनिंग जो होती है एक सर्कल में आयोजित की जाती है, मॉर्गन एवं एंडरसन के द्वारा 1957 में विकसित किया गया था। और यह ट्रेनिंग जो होती है शक्ति और सहनशीलता के लिए सबसे बेस्ट ट्रेनिंग है। स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस, शक्ति और सहनशीलता के लिए सबसे बेस्ट ट्रेनिंग सर्किट ट्रेनिंग है। और सिर्फ एंडोरेंस की बात आएगी तो निरंतर ट्रेनिंग, जिसे हम कंटिन्यूअस ट्रेनिंग कहते हैं, ये माना जाएगा। ठीक है, बाकी फार्टलेट को इसकी प्ले के नाम से जानते हैं, और इंटरवल ट्रेनिंग अब बिकला के द्वारा विकसित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्थायी शिक्षा के लक्ष्य क्या? स्थायी शिक्षा के लक्ष्य खेलों का विकास करना, स्वास्थ्य का सुधार करना, दीर्घायु, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। देखिए खेलों का विकास करना स्थायी शिक्षा का लक्ष्य में तो आता है, खेलों का विकास या कह सकते हैं खेलने की क्षमता का विकास। ठीक है, स्वास्थ्य का सुधार ये भी लक्ष्य में आता है, दीर्घायु आयु को भी बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, तो व्यक्तित्व का जो संपूर्ण विकास आ जाता है तो इसमें ये सभी चीजें समाहित हो जाती है। जैसे व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में दीर्घायु भी आ जाएगा, स्वास्थ्य का सुधार भी आ जाएगा, खेलों का विकास भी आ जाएगा। तो सभी चीजें जब एक ही ऑप्शन में आ जाएंगे तो हमें अलग ऑप्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर यही सही माना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, आइसोटोनिक का संबंध किससे? आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का संबंध किससे है? लचीलापन, दमखम, शक्ति, गति। तो तीन व्यायाम है, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकार्डिक। ये तीनों व्यायाम किस चीज को बढ़ाते हैं? ये तीनों चीजें बल को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? बल को बढ़ाते हैं। तो बल अर्थात शक्ति को बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन
सही होगा तो क्या माना जाएगा, शक्ति माना जाएगा। जैसे आइसोटोनिक जो एक्सरसाइज है, व्यायाम है, का आविष्कार 1994 में डी लोन ने किया। किया था डी लोन ने इसका आविष्कार किया था। आइसोटोनिक में वो क्रियाएं होती हैं जिसमें मांसपेशी संकुचन और सिकुड़न दोनों होता है। कार्य दिखता हो, कार्य हो, जब हो रहा होता है तो दिख रहा होता है। ठीक है। तो आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध शक्ति से है। किससे है? शक्ति। तो आज के लिए बस इतना ही प्रश्न। आप सबके लिए नया चैनल लेके आए हुए हैं और इसमें अगले सोमवार से आप सबको लाइव क्लासेस दी जाएगी। लेकिन उसके पहले आप सबको अगर क्लास अच्छी लगे, ऐसा लगे कि हाँ इससे हमें जानकारी मिल रही है अच्छी, तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। लाइक अगर कर देते हैं तो आप सबको लाइव जितनी भी क्लासें रहेंगी वो डायरेक्ट सूचना मिल जाए करेगी। इससे हम ट्रैक एंड फील्ड का पूरा रचना सहित बताने वाले भी हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप सबसे यही उम्मीद है कि इसको लाइक जरूर करेंगे, चैनल को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा चैनल है टॉपर अड्डा 3P। ठीक है। तो लाइक के साथ इसको सब्सक्राइब, जो सब्सक्रिप्शन का बटन है, सब्सक्रिप्शन का है, उसको आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तभी आप सबको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन फ्री में मिलता रहेगा। ठीक है। ये सभी क्लास आपको फ्री में मिलती रहेगी। तो आज की क्लास इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अधिक से अधिक प्रश्न को लेकर के आएंगे। अभी तो बहुत कम प्रश्न था, ये पहला सत्र है आज। ठीक है। तो आप सबसे अच्छा ये उम्मीद कर रहे हैं कि सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है।